नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। आज भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत जरूर हुई, लेकिन सेकंड हाफ में एक रिकवरी भी दिखी और उस रिकवरी को सपोर्ट किया यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत ने। अब निफ्टी 7850 के वापस ऊपर आ चुका है और इस रिकवरी को जो लीड कर रहा है वो है बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर पर पीएसयू बैंक्स। और ज्यादातर पीएसयू बैंक्स दिन के उच्चतम स्तरों पर ही हैं। लेकिन अब तक मार्केट का एक्शन क्या है, बाजार अब तक में चलते हैं सीधे वीरेंद्र के पास। डिफरेंट नहीं है दीपाली जो पिछले दो सेशन उसमें हुआ। अगर आप देखें, एक दिन कमजोरी, लेटर हाफ में पुल बैक, स्पेशली आखिरी के एक घंटे में। कल तेजी थी, आखिरी के एक घंटे में यू टर्न। आज सुबह सॉफ्टनेस थी, आखिरी के एक घंटे में। फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल रहा है। आइए देखते हैं वो 5 फैक्टर्स जिस पर मैं फोकस करूंगा। आप देखें, बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, जैसे कि आपने कहा कि आज यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग और साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक्स के रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, आज उसमें गिरावट की अगर आप देखें एक सीमित अपेक्षाओं के बीच में बाजार ने अपने आप को कहीं ना कहीं 78-10, 78-20, 78-30 के आज आसपास सेटल करने की कोशिश करी। तो बैंक्स आज के पुल बैक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाते हुए अलॉन्ग विद यूरोपियन मार्केट्स। दूसरे पायदान पर जिस चीज़ को देखूंगा वो है बैंकिंग शेयरों की रिकवरी, जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर सुधार। और आई थिंक आप एक पीएनबी को देखिए, पैथेटिक नंबर्स। आई थिंक बैंकिंग इतिहास में इतना बड़ा नुकसान का आंकड़ा किसी ने पेश नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी 74-73 के रेंज में स्टॉक सेटल हो रहा था। तो बैंकिंग स्टॉक्स की रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड की आज की फीलिंग, प्राइस परफॉर्मेंस। तीसरी चीज़ है वो है Q4 में पीएनबी का रिकॉर्ड घाटे के साथ भी अगर आप देखें स्टॉक जो है वो इतना नहीं गिरा, जैसे कि मैं जिक्र भी कर रहा था, 74 के आसपास टिक रहा था। आगे बढ़ते हैं, Q4 में पीएनबी के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टेक्सटाइल फार्मा शेयरों में आज खरीदारी है। आज स्पेशली अगर आप देखें, ये जो टेक्सटाइल स्पेस जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहती है मिड कैप में, स्मॉल कैप में, आज मूव काफ़ी डिसेंट देता हुआ। और पांचवें पायदान पे जिस चीज़ को मैं देखूंगा वो है एग्जैक्टली रियल्टी और ऑटो इंस्टीट्यूट शेयरों में आज एक बार फिर से बढ़त। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा 79 के पास बेहद नज़दीक बंद होना और निफ्टी बैंक का बिहेवियर। दीपाली जी, तो ये अब तक का मार्केट का एक्शन, लेकिन ये वो प्रिसाइज स्टॉक्स है जिन पर हम बातचीत करेंगे अंतिम बाजी के दौरान। बातचीत होगी मदरसन सुमी पर, सिंडिकेट बैंक पर, इनफैक्ट पूरा ही पीएसयू बैंक में जोरदार रिकवरी दिखी और ज्यादातर स्टॉक्स अब दिन के उच्चतम स्तर पर आ चुके हैं। एबी नूवो आज काफी खरीदारी इसमें डेरिवेटिव्स में भी हुई, अब 6.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इंडिया पोस्ट रियल एस्टेट, एचडीआई कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, इसलिए एचडीआई अब देखिए 90 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और अब 91 पर ट्रेड कर रहा है। कैस्ट्रॉल हाल ही के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद बीते कुछ सत्रों में जो मुनाफा वसूली है वो काफी तेजी से हावी हुई शेयर पर और अभी 400 के नीचे आ चुका है, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही कुछ और स्टॉक जिन पर चर्चा होगी, उनमें पंजाब नेशनल बैंक अर्निंग्स आए हैं, साथ ही कोहिनूर फूड जो कि अभी भी 13.5% ऊपर है, सुब्रोज ल्यूपिन और आईटीसी, इनको शामिल किया गया है। वीरेंद्र के पास भी कुछ स्टॉक्स है, वो भी देख लेते हैं। जिन स्टॉक्स में चर्चा करूंगा उसमें देखिए, इलाहाबाद बैंक मिड कैप बैंकिंग में आज लगभग 3% ऊपर। जैसे कि मैं कह रहा था कि आज बैंक्स के रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड की फीलिंग ने बाजार को गिरने नहीं दिया। एनएमडीसी, डाबर आज ऑलमोस्ट अपने करियर के हाइज की ट्रैजेक्टरी के बेहद नजदीक। टाटा कम्युनिकेशन सुबह से काफी वेरिएंट। टाटा कम्युनिकेशन डेरिवेटिव्स में आज का सुपर स्टॉक है, याद रखिएगा। अदानी पावर ये करीब 2% ऊपर। सेकंड स्लाइड में जिन स्टॉक्स को मैं देखूंगा उसमें अगर आप देखें, सबसे ऊपर है टाटा मेटालिक्स, लगभग 20% का प्रोफीज यहाँ पर। उसके बाद सागर सीमेंट, एसडी एल्युमिनियम, डॉक्टर रेड्डीज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज इन स्टॉक्स पर चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं इंडेक्सेस पे आता हूँ और दो इंडेक्सेस को देखूंगा, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को देख के फीलिंग क्या आ रही है? निफ्टी देखिए डे हाई पर, ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। अब आइए निफ्टी बैंक पर, आपकी स्क्रीन पर ये अपना डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट करता हुआ और एक बार फिर से घूम गया 16,550 की ट्रैजेक्टरी से। और तीसरी चीज़ देखिए कि पीएसयू बैंक्स विद इन द बास्केट ऑफ निफ्टी, सॉरी बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स में आज ज़्यादा रुझान अच्छा है। देखिए, इस तेज़ी का कारण ये नहीं है कि वहाँ पर रिकवरी है, उस तेज़ी का कारण ये भी है कि ट्रेडर्स को शॉर्ट साइड पे, मंदी के साइड पे मुनाफा नहीं मिल रहा है। बैंकिंग इतिहास का सबसे बुरा नंबर पोस्ट करने वाला बैंक, जरा एक बार पीछे आइए, पीएनबी को दिखाइए एक बार प्लीज, 7460 पर, कैन यू बिलीव, डे हाई पे कारोबार कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ पीएनबी की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ इस क्वार्टर में फैक्टर इन कर लिया है, बहुत कुछ, लेकिन अभी भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको शायद FY17 Q1 में Q2 में आना है। तो उसके बावजूद स्टॉक डे हाई पर, और यही एक कारण है कि मार्केट्स में रिकवरी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए गौरांग हैं। गौरांग, पीएनबी क्या राय है इस पर आपकी? जो आंकड़े आए वीरेंद्र और जो टिप्पणियां की आंकड़ों के पश्चात मैनेजमेंट में, एक ताज्जुब की बात है कि स्टॉक करीबन 1% से ज़्यादा ऊपर है। कि अगर ये भी जिक्र कर रहे हैं कि आने वाली तिमाहियों में दिक्कतें दूर नहीं होगी, तो ये तो हमें सब को पता है कि दिक्कत आने वाली तिमाही में होगी, लेकिन वो दिक्कत कितनी बड़ी होगी या वो जो आंकड़े होंगे वो क्या यहाँ से थोड़े बहुत ख़राब तो होंगे लेकिन बेहतर होंगे, यानी कि कम
गौरांग, आपकी आवाज़ में दिक्कत है। मैं एक बार फिर से आऊँगा आपके पास, जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पीएनबी और आज के चलिए कुछ और दिलचस्प स्टॉक्स को देखते हैं जिन्होंने निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया। जरा प्लीज़ एक बार गेनर्स की श्रेणी को देखिए। गेनर्स, लेट्स टेक निफ्टी गेनर्स। इस क्रम में सबसे ऊपर जैसे स्टॉक का नाम आ रहा है, देखिए आज सुबह से हलचल में वो एक एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। गेनर्स दिखा दीजिए एक बार प्लीज़। ल्यूपिन, ओएनजीसी, एसबीआई, एलएनटी। आज 4 दिग्गज 4 सेक्टर से, फर्स्ट स्लाइड पे दोबारा आइए। ल्यूपिन, एलएनटी, ओएनजीसी, एसबीआई, आई थिंक ये 4 दिग्गज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस तेजी में। सेकंड स्लाइड में अब आइए आपकी स्क्रीन पे। एलएनटी के बाद ऑरबिंदो फार्मा, आयशर मोटर्स और आईटीसी सुबह सॉफ्ट साइड पे खड़ा था, अब ओपन इंटरेस्ट गेन करके खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट यही ट्रैजेक्टरी में। गौरांग प्लीज अपनी बात पूरी करेंगे आप। मैं ये जिक्र कर रहा था कि आंकड़े बुरे आएंगे आने वाली तिमाही में, लेकिन वो कितने बुरे होंगे उसका अनुमान लगाना कुछ मुश्किल है। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इससे बुरे आंकड़े ना आए और सुधार की गुंजाइश थोड़ी बहुत हो। हालांकि बेहतर सुधार होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। जब तक आने वाली 1 या 2 तिमाही के नतीजे हम और नहीं देख लेते हैं, तब तक मेरे ख्याल से खरीदारी की राय या फिर कवायद हम नहीं करेंगे। उल्टा अगर किसी के पास है तो ऊपर की तरफ के जो रुझाव दिखते हैं उसमें आप निकलने की कोशिश करें। और निजी बैंक्स को हम ज्यादा पसंद करते हैं, काफी लंबे समय से ये हमारी पसंदगी रही है जी। लेकिन आज के सेशन में पीएसयू बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं और अब ज्यादातर स्टॉक्स प्रिसाइसली जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं वो दिन के उच्चतम स्तरों पर भी आ चुके हैं। गौरांग, एक छोटा कमेंट बैंकिंग पर ही और मैं लेना चाहूंगी। जो आज ये छोटे मिड कैप बैंक परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशली आखिरी के घंटों में, आज सुबह से हम एसबीआई उसके एसोसिएट बैंकों के मर्जर पर भी बातचीत कर रहे थे और कुछ एक ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट में एक बात आई है कि जो ऐसे छोटे बैंक जो कि सिक बैंक है, जहां पर हालात काफी नाजुक है, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स बनते हैं मर्जर के, उन पर फोकस करना चाहिए। तो उस लिहाज से कुछ बैंक्स, छोटे बैंक आपके रडार पर हैं? छोटे बैंक को तो पता नहीं दीपाली, लेकिन पीएनबी सबसे बड़ा दिक्कत वाला मुद्दा लगता है मुझे। और इसके अलावा मेरे ख्याल से देना बैंक के नतीजे आए और कुछ और यूनियन बैंक ऑफ यूको बैंक के नतीजे आए, काफ़ी और छोटे बैंक के नतीजे आए और कुछ आने वाले बाकी हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन की बात कर रही है दीपाली, ये कंसोलिडेशन की बात पर हम ज़्यादा तवज्जो तब देंगे जब कुछ मूल्यांकन उभार करके आए। बिना मूल्यांकन के इस समय पर किसी पर दाव लगाना मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। और मैं फिर से यही जिक्र कर रहा हूँ कि हमने जो तीसरी तिमाही में और इस चौथी तिमाही में नतीजे देखे हैं, ये बड़े पैमाने पर जो बड़े भी बुरे आंकड़े आने थे वो हमारा मानना है आप आ चुके हैं। अब कंसोलिडेशन का दौर होगा, एसबीआई का भी जो सिस्टर बैंकिंग है वो कंसोलिडेट होगी, महिला बैंक भी कंसोलिडेट होगी। तो अगर सेहत सुधरती है आने वाले समय में, तब जाकर के छोटी या मझौली बैंक पर कुछ हम नजर डाल सकते हैं। उसके पहला किसी भी तरह का पहल करना मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी। चलिए इस बीच कुछ काउंटर्स को देखते हैं जो कि आज मिड कैप में, स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक सुब्रोस को देखिए 104.80 पर, ये करीब 6.5 लाख शेयरों की कारोबार के बीच में ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में सुब्रोस आपके स्क्रीन पर आप देखें। उसके बाद देखिए आप एक जॉसिल को 200 के स्तर पे लगभग 7% ऊपर, क्या तेजी है यहाँ पर। फिर आप देखिए अपार इंडस्ट्रीज को 6% ऊपर, मिड कैप में एक से एक और स्टॉक देखिए आप। आज इनफैक्ट सुबह फास्ट मनी में आपको एक काय रिकमेंड किया गया था 1004 के स्तर पे 16% ऊपर, क्या तेजी यहाँ पर बनी हुई है। फिर आप देखिए एक और काउंटर में इनफैक्ट बताऊंगा आपको, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में ही है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस 2180 के स्तर पे 5% ऊपर, 11,35,000 के कारोबार के बीच में फ्यूचर एंटरप्राइजेस का जिक्र किया मैंने। और एक और स्टॉक जो कि काफ़ी आज अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है वो है यूनिकेम लैब, 268, 5.5% ऊपर। गौरांग, ये 5 एक स्टॉक का जिक्र किया मैंने, इनमें से कोई स्ट्राइक कर रहा है या फिर आपकी कवरेज में हाल फिलहाल में जिसको रिकमेंड किया गया क्लाइंट्स को? छोटे मझौले में हमने हाल ही में हमारी कवायद ऑटो एंसिलरी में एक्साइड इंडस्ट्रीज, हमारा राजा बैटरी, केईसी इंटरनेशनल, इसके अलावा एग्रोटेक फूड्स, ये हमारी कवरेज में शामिल हुआ है हाल ही में। यहाँ पर हमें लग रहा है कि रुझान बेहतर होना चाहिए और बार बार लगातार पता नहीं मेरे ख्याल से हमने कवायद निजी मझौली बैंक्स जो है, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, इसका जिक्र किया हुआ है और वो अब भी हमारी कवरेज में मौजूद है। और वीरेंद्र, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये एक जो रियल एस्टेट, फार्मा और आईटी, हालांकि मैं 2 डिफेंसिव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और एक हाई बीटा की बात कर रहा हूँ, ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ मझौली कंपनी ऐसी है
जो काफ़ी बेहतर रुझान दे सकती है आगे आने वाले समय में। जिस तरीके से रियल एस्टेट बिल की बात की है, बम्बई शहर में FSI को बढ़ा करके 1.5 से 2 या 5% 5 टाइम किया है, इसके आधार पर मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले समय में जो इसकी बैलेंस शीट काफ़ी सक्षम है, डेट नहीं है या फिर नहीं के बराबर है या फिर एग्जीक्यूशन बेहतर है, उस पर आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। जी, इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि अब दिन के उच्चतम स्तरों पर आ सकते हैं, पर जहां पर एक एक्सटेंडेड बाइंग आई है। एक आप देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को, बीते 1-1.5 महीने में वैसे भी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और अब 3-3.5% गेंस के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का शेयर। आपकी स्क्रीन पर 45 रुपए की बढ़त लेकर एक सडन स्पाइक यहाँ पर आया है। एक आप देखिए नेक्टर लाइफ साइंसेज को, यहाँ भी मजबूती दिखी है और ये स्टॉक भी एक सडन बाइंग के साथ अब दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। और हमने आज छोटे फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी जोरदार देखी भी, लेकिन यहाँ पर एक सडन स्पाइक आया है और 4% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल्पतरू पावर एक स्टॉक देखिए कुछ घंटों पहले से इसमें खरीदारी बननी शुरू हुई थी और अब भी ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। कल्पतरू पावर का 8.5% ऊपर 234 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन गौरांग, प्रिसाइसली श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर अभी क्या करना चाहिए? हाल ही के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अभी भी ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का किसी का नजरिया हो तो क्या ये वैल्यूएशन थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रही है या फिर अभी भी आपको काफी स्कोप नजर आ रहा है? नहीं, डिस्कम्फर्ट तो हमें बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं दीपाली, क्योंकि हमने जब यहाँ पर शुरुआत की थी कवरेज की तो 600-650 रुपये के आसपास और करीबन 2 गुना हो चुका है ये। सबसे बड़ी कंपनी है दीपाली ये प्री ओन ट्रक्स, यानी कि सेकेंड हैंड ट्रक्स को जो फाइनेंसिंग करती है, और वहाँ पर ये सबसे मशहूर कंपनी है और पहले पायदान पर यह कंपनी आती है। जिस तरीके से आने वाले समय में MHCV और LCV का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है, जाहिर है प्री ओन्ड और न्यू ट्रक्स के लिए फाइनेंसिंग को लेकर के बड़ी मांग आगे जा कर के आ सकती है, जहाँ पर इनका कामकाज बड़े तौर पर है। फंडामेंटली अगर आप नतीजों पर मापदंड करना चाहें तो काफ़ी बेहतर नतीजे कुछ तिमाहियों से आ रहे हैं और आने वाले तिमाहियों में ये सुधार होने की गुंजाइश है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कुछ नियमों में बदलाव कर रही है, पुराने ट्रक्स जो हैं उनको फेज आउट करने की बात कर रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल कुछ समय सीमा की बातें हो रही थी, ऐसा मेरी सुनने में आया था। लेकिन अगर ये वाकई में ज़मीनी स्तर पर लागू होता है तो जाहिर है जो पुराने ट्रक्स है उसको स्क्रैप आउट करना पड़ेगा और नया ट्रक्स, खास करके जो फ्लीट ओनर्स हैं उनके पास से मांग काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज थी और अब भी कवरेज हमारी खरीदारी की मुकम्मल है। हम चलिए इस बीच 1-2 स्टॉक्स और देखिए। सागर सीमेंट को देखिए आप, इस वक्त सागर सीमेंट ऑलमोस्ट इस वक्त 684 पर 16% ऊपर सागर सीमेंट अपने आई थिंक इस दौर के नए हाई पर है। 600 रुपये से आज एक वाइल्ड स्विंग ट्रेडिंग करियर के नए हाइस पर। गौरांग, सागर सीमेंट पर आपका टेक या फिर कोई और सीमेंट स्टॉक जो कि बीते 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो? आज और एक कंपनी का नतीजा आएगा मेरे ख्याल से, दालमिया भारत सीमेंट, और कुछ मझौली कंपनियों के सीमेंट की अगर आप बात करें पूरे ओवरऑल, वीरेंद्र पहले तो डिस्क्लोजर ये है कि सीमेंट क्षेत्र पर हम काफ़ी सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। तीनों दिग्गज सीमेंट कंपनी के अलावा हमारी कवरेज इंडिया सीमेंट, मंगलम सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट, ये सभी पर खरीदारी की राय हमारी है एज अ डिस्क्लोजर। कुछ हद तक अगर आप पिछले महीने 1.5 महीने में देखें तो पूरे सीमेंट क्षेत्र की शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ चल गए थे। अगर हैं तो बने रहें और अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ी गुंजाइश नीचे की तरफ रखें। करेक्शन के पश्चात आप अगर खरीदारी करते हैं तो वो ज़्यादा महफूज होगा। जी, चलिए इसके अलावा आप कुछ एक अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। MTOD के नंबर्स आए थे और इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO यज्ञेश संगराज का हमारे साथ मौजूद है। यज्ञेश जी, गुड आफ्टरनून। अर्निंग्स की बात करें तो आए आपकी वाई बेसिस पर कंपेयर करें तो 17% की गिरावट देखी गई है। हालांकि अगर मुनाफे का आंकड़ा देखें इस क्वार्टर का तो मुनाफे में भी 37% की गिरावट आई है। तो जो ये वीक परफॉर्मेंस आई है इसके पीछे के वजह क्या रही? प्रेशर एग्जैक्टली कहाँ दिखा इस क्वार्टर में? वैसे देखा जाए तो ये दिस वाज एक्सपेक्टेड। हमारा 4th क्वार्टर जनरली क्लासरूम बिजनेस के लिए ऑलवेज वीक होता है, बिकॉज फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में जो सारा इनकम और टीचिंग का जो रेवेन्यू होता है वो बुक हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट वी आर वेरी मच ऑन कोर्स फॉर द ईयरली नंबर्स। वी हैव achieved about 26% growth in the top line. Revenues have gone up to 287 crores for the year as compared to 227 crores. तो साल की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी देखी गई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स has grown by about 25% to 32 crores as compared to 25.85 crores last year. So we have done exceedingly well in as per our estimates.
That is the guidance that was given earlier in the year as well. So our Robomed business has shown good traction, and उसकी वजह से ये जो सारा ग्रोथ देख रहे हैं आप, वो स्टूडेंट काउंट भी वैसे डबल हो गया है. फ्रॉम 84,000 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर वी आर एट अबाउट 150,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर, including Robomed business. So we 20% count increase in classroom and 50,000 students in Robomed. So that is what has contributed to the growth. रोबोमेड की टोटल अगर आप देखें रेवेन्यू में कैसी कंट्रीब्यूशन रही है, आई मीन ई लर्निंग सॉल्यूशन सेगमेंट में सर, और बाकी हमें स्कूल कोर्सेज और कॉमर्स कोर्सेज वहाँ एग्जैक्टली क्या ग्रोथ रही सर इस क्वार्टर में? तो रोबोमेड में काफी बहुत अच्छा ग्रोथ, अगर आपने 9 मंथ्स के रिजल्ट भी देखे होंगे तो हम लोगों के पास करीब 46,000 स्टूडेंट्स थे, जो करीबन लास्ट ईयर हार्डली एनीथिंग था. एक्चुअली स्टार्टेड दिस ईयर. सो वो 46,000 स्टूडेंट्स अब जाके 52 हो चुका है फॉर द ईयर, एंड द रेवेन्यू ऑफ 35 crores इन 9 months हैज गॉन अप टू 41 crores दिस ईयर फॉर द फुल ईयर फॉर रोबोमेड बिजनेस. सो उसी पेस से अच्छा ग्रोथ Q4 में भी आया है. और बाकी वर्टिकल्स में भी देखा जाए तो साइंस और जो कॉमर्स और हमारा स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बिजनेस हैं उसमें भी वी हैव सीन इंक्रीज इन काउंट. साइंस में करीबन 10% का काउंट इंक्रीज है, और स्किल डेवलपमेंट में करीबन 15,000 स्टूडेंट्स हु वर न्यूली ट्रेन्ड हैव बीन इंक्लूडेड दिस ईयर फ्रॉम द कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. सो ये दो डिविजन्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली. जी यज्ञेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि एनरोलमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इस क्वार्टर में उसका रिफ्लेक्शन दिखा है. ऐसे में अभी के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो करीब 200 हैं क्वांटिटी अगर देखें तो इसको और एडिशन करने का भी प्लान है गोइंग फॉरवर्ड? हमारे पास करीबन 161 लोकेशंस हैं, और जहाँ पे ऑलमोस्ट 270 और कोचिंग सेंटर्स आर देयर विच आर सिचुएटेड आउट ऑफ दिस 161 लोकेशंस. तो प्लान ग्रोथ में यही रहेगा कि वी आर इंक्रीजिंग फ्रेंचाइजी बिजनेस, वी आर इंक्रीजिंग रोबोमेड बिजनेस, विच विल नॉट ट्रांसलेट टू कैंपस इंक्रीज. मतलब सेंटर्स हम लोग कम डाल रहे हैं अभी एज वी गो अलोंग, और ज्यादा यूटिलाइजेशन पे फोकस है. और जो ग्रोथ आएगा वो मोर फ्रॉम रोबोमेड एंड स्किल डेवलपमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स के जो इनिशिएटिव्स हैं, इसमें से ग्रोथ ज्यादा आने की संभावना है. तो करीबन 8 से 10 लोकेशन ऐड होते जाएंगे एवरी ईयर, 10 से 12 मैक्सिमम. बट मोर रेवेन्यूज विल कम फ्रॉम इनिशिएटिव्स लाइक रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऑफ रोबोमेड. जी चलिए, शुक्रिया गणेश जी आपका बातचीत करने के लिए. जी बिजनेस स्टॉक हालांकि निचले स्तरों से रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है. अब सुमित बगड़े भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं. सुमित, मार्केट में रिकवरी दिखी है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स भी हैं जहां पर रिकवरी आई है ये, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी रियलिटी स्पेस से. आप देखिए एचडीआईएल, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट स्टॉक्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और आज के सेशन में भी आईबी रियल हो, एचडीआईएल हो या फिर प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स ही क्यों ना हो, सभी दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं. एचडीआईएल और आईबी रियल तो 90 के लेवल को भी आज के सेशन में पार कर लिया है. तो अभी टेक्निकली स्ट्रैटेजी है क्या इन स्टॉक्स पर? अभी भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए आपके लिए हाथ से? गुड आफ्टरनून दीपाली. वेल यस एब्सोल्युटली, रियलिटी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूव दिखाया है. गिरते हुए मार्केट के अंदर स्टॉक्स चल रहे हैं. आई थिंक पूरा सेक्टर ही मजबूत है एट प्रेजेंट. मुझे ऐसा लगता है कि हमने एचडीआईएल के अंदर लॉन्ग रिकमेंड किया हुआ है कल 85-86 के लेवल से. अभी भी हमें ऐसा लगता है कि एचडीआईएल के अंदर एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है प्रेजेंट लेवल से. 90-91 के आसपास जो एचडीआईएल अभी ट्रेड कर रहा है, इसको फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने की सलाह इस पे बन रही है, क्योंकि ऊपर में इमीडिएटली 92 का लेवल जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो हमको 95 का पहला टारगेट दिखाई दे रहा है एचडीआईएल के अंदर. उसके बाद हमको ये 3 डिजिट के अंदर भी ये स्टॉक दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों के अंदर. मेरे हिसाब से एचडीआईएल के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं. अगर ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 87 का स्टॉप लॉस सेफ रहेगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 95-100 रुपीस. एक तो छोटे स्टॉक्स को देखते हैं. ग्लोबल स्पेस को देखिए आप 6680 पर, ये थोड़ा सा अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में लेके आ रहा है. हालांकि बहुत क्लियर कट मैंडेट नहीं दे रहा डेली चार्ट्स पे, लेकिन सुमित, ग्लोबल स्पेस स्लाइटली रिस्की, थोड़ा रिस्की है अगर देखूं. आई मीन कुछ सप्लाई जोन्स हैं, लेकिन क्या ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग साइड पे इस स्टॉक को? देखिए आज एक मूव तो जरूर देखने को मिला है स्टॉक के अंदर. आई थिंक अगर ये आज 66 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है 5 से 6 रुपए का, जिसके अंदर स्टॉक 71 के लेवल्स तक जा सकता है. तो आज की क्लोजिंग बहुत जरूरी है ग्लोबल स्पिरिट के लिए. एंड अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेडर्स को लगाना पड़ेगा 62.50 का, यानी 62.50 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 66 का क्लोजिंग के बाद मतलब क्लोजिंग दे दे तो फिर अच्छा रहेगा. 62.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 71 से 72 के इमीडिएटली रहेंगे, लेकिन 66 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 71-72 जाने के लिए. जी, इसके अलावा आज मदरसन सुमी
की काफी कमजोर शुरुआत हुई थी, स्पेशली कल के 8-9% के सर्ज के बाद। अभी भी स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% नीचे है। गौरांग, मदरसन सुमी का जो 2 दिन का रिएक्शन रहा स्टॉक पर, इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? कल डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है नॉर्थ अमेरिका चाइनीज मार्केट को लेकर, वो भी काफी एनकरेजिंग थी। और आज स्टॉक वापस 4-5% नीचे ट्रेड कर रहा है। कुछ ब्रोकर हाउसेस की ओर से सेल की भी रेटिंग आई, शायद ये वजह है जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ है। पर एग्जैक्टली थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ है। कल के 8-9% के मूव के बाद आज 5% की बिकवाली, क्या आप कैसे देखते हैं और क्या करना चाहिए? मैं तो ज़्यादा ताज्जुब नहीं हूँ ये बिकवाली को देख करके, और एज ए डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। 310-320 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं दीपाली लंबी अवधि के नज़रिए से। और मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां थी नतीजों के बाद, हमने भी सुनी उन टिप्पणियों को, और जिस तरीके से उत्साह मैनेजमेंट में है नए OEM प्रोडक्ट्स को लेकर के, नए क्लाइंटेल को लेकर के, नई ज्योग्राफीज़ को लेकर के, और उभरती हुई डिमांड को लेकर के, जो कि बहुत ही सक्षम है रिप्लेसमेंट में मार्केट से। तो मैं मानता हूं कि, और ये जो वॉक्सवैगन को लेकर के दिक्कतें आई थी और जो समझने में गड़बड़ी हुई थी, उसको मेरे ख्याल से दूर करने में मैनेजमेंट काफ़ी सक्षम थी, क्योंकि जहां तक गड़बड़ी पाई गई थी वो इंजन में पाई गई थी। और ये जो पार्ट्स बनाते हैं वो इंजन में नहीं लगते हैं, वो इंजन के एंसिलरी पार्ट्स है ये। तो मैं मानता हूं कि अगर आज नेगेटिव रिएक्शन है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो बन रहे। इस बीच आप एक और स्टॉक देखिए, देखिए ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव स्टॉक है, लेकिन जिस दिन पकड़ लिया सो पकड़ लिया। राम की इंफ्रा को देखिए आप, 61 के जोन में है, वॉल्यूम्स 43,283 शेयर का कारोबार हुआ है। अभी मेरी नज़र गई इस पर, हालांकि इम्पैक्ट कॉस्ट इन स्टॉक्स में काफ़ी हाई है, लेकिन सुमित थोड़ा रिस्की ट्रेडर के लिए अभी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है ये। लेकिन आपको लगता है कि आज की कैंडल को देखने के बाद, आज के प्राइस बिहेवियर को देखने के बाद, कि हाँ थोड़ा इंतज़ार करो, अगर 65 का जोन किसी भी सर्कमस्टेंसेज में निकालता है तो वो मूव जो कि फरवरी मिड में देखा था हमने, वो शायद एक बार और ड्यू होगा इस काउंटर में। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा है स्टॉक को। इसको एक ऊपर का रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। 64, 50, 65 का एक बार कन्विंसिंगली रेजिस्टेंस निकाल देता है तो फिर उसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक अपमूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक कंटिन्यूअसली 75, 77 के लेवल्स दिखा सकता है। बट उसके लिए 64, 65 का स्तर तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ऊपर में ये रेजिस्टेंस 3 बार ले चुका है स्टॉक, और अगर दोबारा लेगा तो यहाँ से फिर वापस फॉल देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर ये स्टॉक 54 से 55 रुपए के आसपास आएगा। तो जो लेवल्स वॉच करने वाले हैं वो 64, 50 से 65 के आसपास के हैं। जैसे ही ब्रेक आएगा तो इसके अंदर 8 से 10 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। वो केस के अंदर स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना पड़ेगा 58-59 रुपीस के आसपास का। जी, इस बीच छोटे IT स्टॉक्स को देख लेते हैं, खासतौर पर हेक्सावेयर, पोलरिस या जेंसर टेक। एक खरीदारी इन स्टॉक्स में दिखी है और दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर आ चुके हैं। हेक्सावेयर अब करीब 7 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3.25% की मजबूती। पोलरिस 10% का उछाल, सडन स्पाइक 21 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जेंसर टेक्नोलॉजी में तो इनफैक्ट अभी एक ऑर्डर मिलने की भी खबर आई थी, एक सडन स्पाइक, अगेन 4-4.5% का मूव है। सुमित, ये तीनों स्टॉक में जो स्पाइक दिखा है अभी कोई स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है या फिर अवॉइड कर रहे हैं हेक्सावेयर, पोलरिस, जेंसर टेक्नोलॉजीज? नहीं दीपाली, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले हेक्सावेयर के अंदर बाय कॉल इनिशिएट किया है। हमें ऐसा लग रहा है कि हेक्सावेयर के अंदर एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर पिछले 10 दिन का मूव देखेंगे तो हेक्सावेयर के अंदर वन साइड सेल ऑफ देखने को मिला था 260 के लेवल से वन साइड 210 के लेवल्स तक। बट पिछले 2 और 3 दिनों में हमने देखा है कि लोअर लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, और स्पेसिफिकली आज का मूव बहुत अच्छा है, जिसके अंदर पिछले 3 से 4 दिन का हाई निकाल दिया स्टॉक ने। चार्ट्स में देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि एक बार स्टॉक इमीडिएटली कंटिन्यूअसली 225 से 230 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। आई थिंक 214 से 215 के आसपास अगर मिल जाता है वापस, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अभी 17 के आसपास चल रहा है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस 208 रुपया, ऊपर में टारगेट 222 से 230 रुपया। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जिन्होंने आज अपने करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। एक आप देखिए, रेनबो पेपर्स को स्किप करता हूँ, SMS फार्मा 9480 पर, ये करीब आई थिंक SMS फार्मा, इसने ऑलमोस्ट इस दौर के एक नए हाई को छुआ है आपके स्क्रीन पर, करीब 95 के स्तर पे। खैर, अब थोड़ा विषय को चेंज करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान, हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं बात करने के लिए। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ऑलमोस्ट बहुत सारे इश्यूज हैं बात करने के लिए। नमस्कार। कई लोग इस बाजार को, इस इकोनॉमी को मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज के पैरामीटर्स पर आंक रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही, बाजार ने कैसे इस पर रिएक्ट किया। अब एक और चीज़ जुड़ गई है, अच्छा मानसून, लेकिन थोड़ा डिफर्ड मानसून, और ब्याज दरों में कटौती की जो पॉसिबिलिटी हम तलाश रहे थे मैम, उस पर थोड़ा सा पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट WPI NCPI फिगर। एग्जैक्टली
हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और यहाँ से आपको क्या लगता है कि मार्केट्स का बिहेवियर लाइकली टू बी दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स कैसा रहेगा? आई थिंक मानसून तो बहुत ज़रूरी है इंडियन इकॉनमी के लिए, क्योंकि 2 साल आप जानते ही हैं कि 100 साल में 2 बार ऐसे हुआ है कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में मानसून अच्छा नहीं आया। उससे काफ़ी सारे सेक्टर्स एंड रूरल कंजम्पशन काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुई है। तो अगर मानसून अच्छा आ गया तो कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकॉनमी की वो थोड़ी सेटल हो जाएंगी और उसमें इंडियन कंज्यूमर्स को, पर्टिकुलरली रूरल कंज्यूमर्स को काफ़ी राहत मिलेगी। और कई सारे सेक्टर्स हैं एग्री रिलेटेड जिनके स्टॉक्स बिल्कुल लास्ट 2 इयर्स में अच्छा नहीं किए, वहाँ पर काफ़ी अपसाइड आ सकता है अगर रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव हो। और अगर मानसून अच्छा नहीं आए तब ये एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ग्रेव सिचुएशन बन जाएगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। एंड आई थिंक गिवन कि ग्लोबल डिमांड अभी भी वीक है और ग्लोबल इकोनॉमी का कोई सपोर्ट नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि मानसून अच्छा आए और इंडियन जो अपनी इनहेरेंट ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की वो स्ट्रॉन्गर हो। जी पुनीता जी, मॉनसून तो डोमेस्टिक फ्रंट पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन अभी भी क्या ग्लोबल रिस्क जो हैं वो अभी भी पॉइज्ड हैं, जहां से अभी भी कह सकते हैं कि असर भारतीय बाजारों पर दिख सकता है, फिर चाहे वो चाइना हो, फिर चाहे वो यूएस हो, एक बार फिर से रेट हाइक की अब बस शुरू हो जाएगा क्योंकि जून में मीट है। तो ग्लोबल क्राइसिस जो है क्या वो अभी भी आपको लगता है कि समय समय पर परेशान करते रहेंगे भारतीय बाजारों को? हाँ, आई थिंक एकदम ग्लोबल सिचुएशन में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आती दिख रही। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जो सिचुएशन अभी थोड़ी बहुत भी अगर स्टेबिलिटी है वो भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यूएस में आप देखिए जो डेटा, जॉब डेटा आया है वो कभी अच्छा आता है कभी ख़राब आता है। रेट अगर अभी हाइक भी हो, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी यूरोप में और चाइना में वीक है, यूएस में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। सो लॉन्गर टर्म नॉट ये भी नहीं कह सकते कि रेट हाइक्स ही होंगी। आई थिंक रेट्स लो भी रह सकती हैं बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन ग्लोबली अभी वीक है एंड ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी एक रिसेशनरी फियर्स घूम रहे हैं। सो आई वुड से कि ग्लोबल सिचुएशन अभी काफ़ी वीक ही लगती है मुझे एंड वो एक ओवरहैंग इंडिया के लिए भी रहेगा। आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था कि इन CPI और WPI के आंकड़ों के बीच में ऑलमोस्ट आप देखिए WPI का आंकड़ा कितने समय बाद पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में आया है, क्या आपको रेट कट की पॉसिबिलिटी है FY17 में कितनी लगती है? इतने क्वांटम ये डिस्कशन का पॉइंट काफ़ी समय से रहा है, हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ अगर मानसून काफ़ी अच्छा खासा रहा 2 साल बाद तो शायद रेट कट की पॉसिबिलिटी सिवियर होंगी। आपको क्या लगता है मैम कि एग्जैक्टली रेट कट की पॉसिबिलिटी इस साल कितनी है और कितने क्वांटम में? देखिए इंडियन की इकोनॉमिक सिचुएशन अगर आप इंडस्ट्री साइड को देखिए तो इंडस्ट्री साइड में अभी भी इम्प्रूवमेंट थोड़ी ही शुरू हुई है। जैसे आपने देखा WPI पहली बार पॉजिटिव टर्न हुआ है और ये कई सारी जो कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, आप जिनसे भी बात करें कंपनी से, दे आर ऑल सीइंग कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आता लग रहा है एंड दे थिंक कि द वर्स्ट इज बिहाइंड। तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक थिंग्स अगर इम्प्रूव हो और अगर CPI स्टेबल रहे, अगेन इट गोज बैक टू द मानसून, तो फिर रेट कट्स आ सकते हैं बिकॉज जो रेट कट्स आर नॉट जस्ट लिंक्ड कि अगर WPI ऊपर चढ़ गया, इट्स ऑल्सो लिंक्ड कि फिजिकल डेफिसिट कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट यील्ड्स कैसे चल रही है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कैसी है। तो ये सब देखते हुए आई थिंक ओवर द नेक्स्ट ईयर इंडिया में अगर गुड मानसून आया और इंडस्ट्री भी पिकअप हुई तो इतना ज़रूरत नहीं है रेट कट का, फिर भी शायद होगा। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए बिकॉज ग्लोबली रेट्स काफ़ी लो है अभी। मैम एक और चीज़, आई थिंक लास्ट वीक 2 इश्यूज़ ने मार्केट्स को हिट किया। पहला था मॉरिशस और अल्टीमेटली आई थिंक सिंगापुर में भी उस ट्रीटी के साथ वो बदलाव किए जाएंगे। ओके, सरकार ने अगर आप देखें बहुत अच्छा एक रोड मैप दिया कि ठीक है आप 2017 तक एंजॉय करिए ये पार्टी, उसके बाद अगर आपके वाकई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके पीछे
एक्सपेंडिचर्स हैं तो हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे कैपिटल गेन्स पे, और उसके बाद जो भी आप कमाएंगे उस पर आप कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाएंगे। मार्केट्स इसको पचा गए इस बात को। लेकिन जो सेकेंड इशू था मैम पी नोट्स का, जहाँ पे बात है कि पी नोट या फिर ओडीआई इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे खड़ा एक इन्वेस्टर, जब हम उसकी आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करते हैं तब शायद ये इशू थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। मार्केट्स उस पर बहुत स्ट्रांगली और अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते। पी नोट्स के इशू पे क्या लगता है मैम, थोड़ी सी मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है आपको, या फिर लगता है कि नहीं ये एग्जैक्टली इस बार बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे मैच्योर तरीके से मार्केट्स इस पर रिएक्ट करेगा? देखिए, एक्चुअली इफ़ यू लुक एट सारे कंट्रीज़ में जहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो एक इंडियन मार्केट है और एक ताइवान मार्केट है जहाँ पर लोकल टैक्स देना पड़ता है अगर आप मॉरिशस के थ्रू नहीं गए, और बाकी कंट्रीज़ में ऐसे कोई इशू नहीं रहता। और इंडिया में एक और इशू रहता है कि आपको लोकल टैक्स एजेंट भी रखना पड़ता है, जिससे कि एक हेडेक न्यूसेंस और कॉस्ट बढ़ जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड सो इसलिए वो लोग पी नोट ले लेते हैं, इसलिए वो लोग ADRs लेते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि फिर वो उनको एक टैक्स जो फाइल करना पड़ता है और जो पेपर वर्क है, इट्स नॉट कि लोग टैक्स जनरली अवॉइड करना चाहते हैं, इट्स बिकॉज वो जो पेपर वर्क एंड ऑल द एडिशनल वर्क दैट कम्स विद इट। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप टैक्स एक कंट्री में देंगे और दूसरे में नहीं देंगे तो आपका जो रिटर्न है वो आपको सिमिलरली मार्क डाउन करना पड़ेगा बाय द टैक्स दैट यू हैव टू पे। तो एक कंपैरेटिव बेसिस पे इंडिया का जो रिस्क प्रीमियम जो इन्वेस्टर्स डालेंगे जो टैक्स के लिए, वो डिमांड करेगा कि इंडिया का रिटर्न बेटर हो। सो इंडिया की अगर ग्रोथ अच्छी रही मार्केट में तो रिटर्न का अभी इतना कंसर्न नहीं है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी वीक है, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट इज ग्रोइंग। सो फ्रॉम अ टाइमिंग पर्सपेक्टिव अगर ये ट्रीटी अभी हटाई गई है तो इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वो जो ग्रोथ प्रीमियम इंडिया ऑफर कर रहा है वो और कंट्रीज से ज़्यादा है। बट कभी फ्यूचर में अगर इंडिया की ग्रोथ वीक हो गई और बाकी कंट्रीज की स्ट्रॉन्गर लगी, तो ये जो टैक्स डिफरेंशियल टैक्स इंडिया में पे करना है ये इन्वेस्टर्स ज़रूर फैक्टर करेंगे और तब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एंड रही बात पी नोट्स की, आपने पूछा पी नोट्स और किसी कंट्री में वैसे कोई इन्वेस्टर्स यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक इंडिया में और एक कुछ ताइवान में, और जहाँ पर ये जब टैक्स का इशू है वहीं पे जनरली लोग पी नोट्स यूज़ करते हैं। सो आई थिंक जितनी ट्रांसपेरेंसी आए उतना ही बेटर है, बिकॉज इन अदर कंट्रीज यू आर नॉट रियली यूजिंग पी नोट, तो फिर इंडिया में भी क्यों यूज़ किया जाए। अगर सिस्टम्स ठीक से एफिशिएंटली वर्क करें तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट रहें, अगर ज़्यादा हेडेक नहीं हो इन्वेस्ट करने के लिए, देन दे विल बी क्वाइट ओके टू इन्वेस्ट डायरेक्टली ऑल्सो। पुनीता जी, फाइनेंशियल सेक्टर के हालात आपको अभी कैसे लग रहे हैं? कितना और समय लगेगा इस सेक्टर के हालात सुधरने में? Q3 के बाद जो Q4 परफॉर्मेंस रही है बैंकों की वो अगेन वीक रही है। बैड लोन्स, माउंटिंग बैड लोन्स एक कंसर्न अभी बना हुआ है। बैंकरप्सी बिल पास जरूर हुआ है इन बैंकों को और मसल देने के लिए, ताकि वो अपने लोन रिकवरी या फिर अपने बैड लोन्स पर कंट्रोल कर सकें। इस लिहाज से माना जा रहा है कि शायद FY17 बेटर साल हो बैंकों के लिए, लेकिन अभी भी बैंकरप्सी लॉ को लागू करना एक चैलेंज होगा उसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो अभी सिचुएशन लग कैसी रही, कितना और समय लग सकता है इस पूरे सेक्टर के हालात सुधरने में? आई थिंक हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, बिकॉज लॉन्गर टर्म जो मेजर्स अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं दे लॉन्गर टर्म बहुत पॉजिटिव हैं, बिकॉज आई थिंक बैंकरप्सी लॉ हो या NPA की जो मेथडोलॉजी है, और ये सबसे इवेंचुअली बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये सेक्टर। सो बट शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स इट्स क्रिएटिंग चैलेंजेस। तो आई थिंक केस बाय केस देखना चाहिए लोगों को बैंक्स में कि किस बैंक में जितना राइट ऑफ ले लिया और उसकी वैल्यूएशन कितनी है, बिकॉज इट इज़ हार्ड टू क्वांटिफाई फॉर बैंक्स कि कितना अभी और स्ट्रेस आ सकता है। तो इसलिए वैल्यूएशन पे फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज टू सम एक्सटेंट जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कुछ डिस्काउंट कर रही है, काफ़ी जो रिस्क्स हैं फर्दर स्ट्रेस के, अगर आप प्राइस टू बुक पे देखिए या और भी किसी मेजर पे देखिए, कई सारे रिस्क डिस्काउंटेड हैं। सो अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहे तो
वो सिलेक्टिवली इस सेक्टर में निवेश कर सकता है, बिकॉज एक इनहेरेंट अगर बैंक्स अच्छा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी अच्छा नहीं कर सकते। तो इफ़ यू बिलीव कि इंडिया की इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है तो बैंक्स भी का भी स्ट्रेस कम होगा, बिकॉज जैसे WPI इम्प्रूव हुआ है और कई सारे धीरे धीरे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड स्ट्रेस सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आएगी तो टू सम एक्सटेंट दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द बैंक्स एज वेल। मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो है सर्टेन सेक्टर्स जहां पे आपका कॉन्फिडेंस एज फार एज इंडियन इकोनॉमी जहां पे बन रहा है। मैं एक चीज़ जस्ट पूरी इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स मैम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बीते 5 साल में 6 महीने में ये सेक्टर ट्रेडर्स का पैराडाइज रहा है। 10 रुपये कमा लिए, 10% जनरेट कर लिया, 5% जनरेट कर लिया, लेकिन इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक्स को, इस सेक्टर को चेज नहीं किया। इवन कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन। आपका इस बार कितना बिलीफ है इस सेक्टर में कि हाँ सीरियस ग्रोथ यहाँ पर ड्यू है अब? और एज ए इन्वेस्टर यू शुड थिंक अबाउट कैपिटल गुड्स, एज ए इन्वेस्टर यू शुड थिंक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन स्पेस, इक्विपमेंट फाइनेंसेस कंपनीज। हाँ, आई थिंक ऑफ कोर्स दे कैन नॉट बी द ओनली पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो में बैलेंस रहना चाहिए। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। आई थिंक रूरल सेक्टर, रूरल एग्री एंड एग्री बेस्ड सेक्टर में भी अगर मानसून अच्छा है तो वहाँ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सेक्टर में सिलेक्टिवली वन ऑब्वियसली ऑलवेज हैज़ टू हैव सम इन्वेस्टमेंट्स। एंड जो कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोजेक्ट्स जैसे ब्लॉक्ड हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी क्लियर हुए हैं, सुनने को आता है बहुत से प्रोजेक्ट्स क्लियर हुए हैं लेटली, और WPI भी शो कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। और आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वेदर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, कैपिटल गुड्स, ऑल ऑफ दीज में दे आर सीइंग सम डिमांड पिकअप बिकॉज रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड धीरे धीरे थिंग्स इम्प्रूव हो रहे हैं। सो अगेन वैल्यूएशन जहाँ जहाँ अट्रैक्टिव हैं वहाँ पे आप आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क, बिकॉज इस सेक्टर में ज़्यादा एज इंडियाज इकोनॉमी ग्रोज यहाँ पर वैल्यूएशंस जनरली बेटर है और थोड़ा रिस्क ज़रूर है, बट आई थिंक एज ए इंडियन इकोनॉमी ग्रोज दीज सेक्टर्स विल एंड शुड डू बेटर। चलिए पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे, पी नोट्स और साथ ही साथ मॉरिशस टीडी और एग्जैक्टली अर्निंग्स पे रेट्स पर और आई थिंक कुछ सेक्टर्स पर अपना आउटलुक शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी रिकवर हुआ है 7870 की ट्रैजेक्टरी में। इस बीच अगर आप देखें महत्वपूर्ण खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रमोटर्स के शेयर अलॉटमेंट और बिक्री पर रोक लगाई है। 80 to 85 पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। आई थिंक इस पे थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम है। स्पाइस जेट से अगर आप देखें बड़ा जुड़ा मुद्दा है। असीम, एग्जैक्टली आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा है? हेलो, हाँ असीम बताइए बताइए। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आज देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा है कि जो मारन का राइट है उसको सिक्योर करने की जरूरत है, और खासतौर पर उन्होंने की इस पर रोक लगा दी है। कहा था जो 395 करोड़ की जो वारंट है और शेयर जो है वो इश्यू करेंगे, तो फिलहाल उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। पूरी ठीक से अभी फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच अगर आप देखें ऑलमोस्ट 80 to 70 पे करीब 690 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जमा की गई थी। 80 to 70 पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। आई थिंक जो बात है ना, ये जुड़ी वही है कि मान बंधु की जो उनका जो वो एग्जैक्टली इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने की बात है। ये 80 to 70 पे काउंटर अगर आप देखें कारोबार कर रहा है। अगली सुनवाई जो है वो 27 मई को होनी है। इस बीच 80 to 75 पे स्टॉक, और याद रखिए कब नतीजा है इसके, कल आने नतीजे इसके ऑलमोस्ट करीब 1.5% ऊपर, ये 1.5 रुपये की तेजी के साथ 80 to 70 पे। स्पाइस जेट आई थिंक इस टसल में तो ये फंसा ही हुआ है। खैर ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट आ गया है आज एक, लेकिन आप एट 80 to 70 सिविल एविएशन पॉलिसी पे कैबिनेट का अप्रूवल आना था, वो खैर बातचीत उस पर नहीं हुई आज, लेकिन आप क्या कहेंगे स्पाइस जेट पे आज? इन्होंने विदेश जाने पर कुछ बहुत ही भारी डिस्काउंट दिया है अपनी टिकटों पर। आपने बुक की कौन क्या? शेयर से ज्यादा उस टिकट खरीद करके छुट्टी नहीं, मैं वही आपकी और हमारी टिकट बुक करके हम दोनों छुट्टी पर चले जाएंगे। टिकट ही नहीं मिली गौरांग, मैं उसे बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग। सुबह देखते ही साथ असीम एक बार असीम से फिर अपडेट लेते हैं, अपडेट देने के लिए। असीम बताइए।
देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में जो मारन बंधु है उन्होंने याचिका दायर की, जिनका कहना था कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल उनका है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल आज उनके सेल और शेयर जो प्रोसीडिंग थे उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। खासतौर पर 695 करोड़ रुपए का ये मामला था। उसके अंदर पूरा सेल जिसमें कि शेयर जो थे वो इशू करने थे, तो उसके ऊपर फिलहाल रोक लगा दी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि मारन बंधुओं का जो राइट है उनको सिक्योर करना जरूरी है। तो अब देखना होगा कि कंपनी को किस तरह से लेते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है या हाई कोर्ट के स्टे लगाने के बाद किसी तरह की और याचिका जो है दायर करती है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से कहा था कि ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट जो है वो नहीं हो पाई है। चलिए, तो मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होनी है। और देखिए अब एग्जैक्टली ये तो मारन बंधुओं के हक में ये खबर। बाकी अगर आप देखें कंपनी इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है, एग्जैक्टली वो देखना होगा। खैर शुक्रिया आसिम पूरी बातचीत के लिए। गौरांग प्लीज बात पूरी कर रहे थे आप। मैंने कोशिश की थी कल सुबह कल नतीजे भी आने हैं, वो भी देखेंगे। पहले गौरांग थोड़ी सी बात तो कर लें एक बार। गौरांग बताइए, आपकी टिकट बुक हुई क्या? टिकट बुक हुई नहीं है, तो विकल्प के रूप में वीरेंद्र उड़ान क्षेत्र में हमारी पसंद की ये इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन एज अ डिस्क्लोजर हमारी पसंद की रही है। और जब इसका आईपीओ भी आया था तब भी हमने कवायद की थी, और उस समय हम आप ही के चैनल पर शायद आपसे भी बात कर रहे थे कि ये एक कंपनी है जो उड़ान क्षेत्र में हमें अच्छी लगती है। और उसके बाद एक करेक्शन भी आया, अब फिर से थोड़ा ऊपर है। नीचे के इस तरफ के दायरे में कभी मौका मिले तो इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो हमारी पसंद की होगी। जी, हालांकि स्पाइस जेट के कल नतीजे भी आने हैं और नतीजों की वजह से भी ये स्टॉक लाइमलाइट में रहेगा। लेकिन मार्केट्स में एक जोरदार रिकवरी आई है लोअर लेवल से। अब निफ्टी 7867 के लेवल्स पर आ चुका है और 23 पॉइंट्स नीचे महज निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। सुमित, कुछ आइडियाज हैं आपके कल के लिए? कुछ पोजीशंस जो आप कैरी करना चाहेंगे कल के पर्सपेक्टिव से? हेक्सावेयर में हमें ऐसा लग रहा है 10 से 15 रुपए की चाल आएगी। तो एक तो हेक्सावेयर के अंदर लॉन्ग करके चल सकते हैं 208 210 के स्टॉप लॉस के साथ। एक हमने रियल्टी स्टॉक्स के अंदर बात करी है, उसमें से हमको एक एचडीएल अच्छा लग रहा है। एचडीएल के अंदर हमें ऐसा लग रहा है 95 से 100 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक एचडीएल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं प्रेजेंट लेवल्स पे। और कुछ अगले कुछ दिनों तक अगर कोई करेक्शन में मिलता है एचडीएल, तो वो स्टॉक अच्छा है लॉन्ग करके चलने के लिए। उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। इस बीच अगर आप देखें एक और स्टॉक, और वो है ल्यूपिन। मैं कहूँगा आई थिंक ये स्टॉक जो है ना वो कॉन्फिडेंस गेन करता है। जरा मैं एक बार ल्यूपिन दिखाइए जरा एग्जैक्टली। और मैं ल्यूपिन को जरा 3 पैरामीटर्स पे देखना चाहूँगा, कैश और साथ ही साथ की डेरिवेटिव्स में ये स्टॉक क्या कर रहा है। अगर आप ल्यूपिन को देखें, ल्यूपिन ऑलमोस्ट इस वक्त फ्यूचर्स में अगर आप देखें एडिशन है 6.5 लाख शेयरों का, यानी करीब 2,86,000 शेयरों का बिल्डअप हुआ है। ह्यूज बिल्डअप है ये। और एक और चीज़ इनफैक्ट देखनी होगी, वो ये है कि ऑप्शन एक्टिविटी यहाँ पे क्या कह रही है। अगर आप ऑप्शंस को देखें, आई मीन तीसरा पैरामीटर्स कैश, फ्यूचर्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, और तीसरा है कि 1700 की कॉल में आज 63,000, 1600 की कॉल में आज ऑलमोस्ट 15,000 शेयर घटे, और 1650 की स्ट्राइक में आज करीब 28,000 शेयर का एडिशन। और सुमित आप ये भी देखिए 1600 की पुट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग भी है। दैट मीन्स 3 स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स पे, कैश, वॉल्यूम्स, फ्यूचर्स और आई थिंक ऑप्शंस, तीनों पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज़ सुमित आप देखिए कि मई 2015, उसके बाद जुलाई 2015 और उसके बाद जनवरी 2016 के तीनों के बेस जो कि वॉलेट हुए थे मार्च में, उसको रिगेन किया है इस स्टॉक में। क्या ये स्टॉक होगा इंडेक्स में जिसको वाकई दिल खोल के तीनों पैरामीटर्स पे, चाहे वो कैश हो, चाहे फ्यूचर्स हो, या फिर ऑप्शन के जरिए चीज करना चाहिए? हाँ वीरेंद्र, आपने बहुत सही एकदम चीज पकड़ी है और आपने बहुत सी चीजें एकदम सही बता दी स्टॉक के बारे में। मुझे सिर्फ एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि मोस्टली फार्मा स्टॉक्स में एक करेक्शन देखने को मिल रही है, बट लुपिन के अंदर आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है। शायद हो सकता है कि रिजल्ट्स को देके ये कुछ एडवांस डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा हो, बट नो डाउट सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, सारी कंडीशन, सारी चीजों को देखते हुए फिलहाल लुपिन के अंदर एक बाय कॉल बन रहा है। 1640 के ऊपर ये स्टॉक हो सकता है 1690 तक के लेवल दिखा दे, या फिर 1700 तक के भी लेवल दिखा दे। आई थिंक 1630 1640 के बीच में
एक बार लुपिन में बाय करके काम करना चाहिए। अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना हो तो 1610 का एसएल है, नहीं तो 1601 का तो बेस्ट एसएल है, क्योंकि 1600 में नीचे में पुट राइटिंग में अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो 1600 का स्टॉप लॉस से 1630-40 के बीच में लॉन्ग करें। ऊपर में 1690-95 के टारगेट शायद इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी मोटा मोटी फैक्टर इसके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, कल रिजल्ट्स पर काफी डिपेंड करेगा, क्योंकि बीते 2 क्वार्टर्स जो थे वो लुपिन के थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे थे, लेकिन इस बार डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी की ओर से आ सकती है। आय 25% ग्रो हो सकती है, मुनाफे में भी 30% से ज्यादा का इजाफा होने का अनुमान है। मार्जिन भी बेहतर रहने की प्रोजेक्शन से 3% का सुधार कंपनी के मार्जिन में दिख सकता है। 25.65% से बढ़कर जो मार्जिन है वो 28.9% पर रह सकते हैं। एबिटा में भी 41% की ग्रोथ आने का अनुमान है। तो डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स लुपिन की ओर से आ सकते हैं बीते 2 क्वार्टर्स की डिसअपॉइंटमेंट के बाद, और माना भी जा रहा था कि Q4 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स में सुधार लुपिन के रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अब वक्त हो गया जानने का कि आज की फाइनल बेट कौन सी है। सुमित मौजूद है हमारे साथ न्यूज रूम से, उनसे जान लेते हैं आज का फाइनल बेट शेयर कौन सा है। रुक कर लेते हैं सेगमेंट का। बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। आज जो शेयर चुना गया है वो है रिको ऑटो का। कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर है। चुनने की वजह कल कंपनी के नंबर्स आने और इस तिमाही के अंदर घाटे से मुनाफे में रिको ऑटो लौटने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब 9% इस तिमाही के अंदर बढ़ सकते हैं। रफली 1.5 से 2% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन थे, जो बढ़ के 10 से 11% के आसपास होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन और साथ ही साथ जो इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर लौटेगी YoY बेसिस पर। दूसरा, अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 7 दिन से लगातार अपने 50 DMA के ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ अपने जो गिरावट रिसेंटली देखी गई थी मई में, उस गिरावट के बावजूद भी ये शेयर अपने 100 और 200 वेमा के ऊपर ही कामकाज कर रहा है और लगातार सस्टेन भी कर रहा है उन्हीं लेवल्स के आसपास। तो जिस तरह का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरह का एक फंडामेंटल आधार पर ये माना जा रहा है कि कंपनी नंबर्स अच्छे दे सकती है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हो। जो लक्ष्य दिया 41 रुपए के आसपास का, और आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। करीब 39 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, तो रिको ऑटो अगर आप देखें 3870 पे कारोबार करता हुआ, और अभी इसने करीब 39 से 25 का हाई लगाया है आपकी स्क्रीन पे। खैर, शुक्रिया सुमित बातचीत के लिए। हमारे साथ अमित गोयल जुड़े हैं बात करने के लिए। अमित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, एग्जैक्टली आई थिंक मैं अगर इंडेक्स को कुछ देर के लिए भूल जाऊँ ना, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, तो शायद मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई 52 वीक हाई पे, कोई ऑल टाइम हाई पर, किसी पर जोरदार वॉल्यूम्स, कहीं पे जोरदार डिलीवरी वॉल्यूम्स। अभी मिड कैप में स्मॉल कैप में आप क्या चीज़ कर रहे हैं अमित? जी वीरेंद्र, एक तो आई थिंक आई एग्री विद यू कि पिछले कुछ हफ्तों में स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला है, मगर मुझे लगता है कि ये रनअप अब जो है वो थोड़ा स्पेकुलेटिव टेरिटरीज में पहुंच गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काउंटर्स ऊपर बढ़ने लगे जो कि फंडामेंटली जो है, जो आप मूव जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो आई थिंक जनरली स्पीकिंग आई वुड से कि निवेशकों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है तलाशनी चाहिए, बजाय कि न्यू मिड कैप से स्मॉल कैप्स में घुसने के लिए। बाकी रही बात हमारी, आई थिंक हमने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नोसिल और ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम लोग काफ़ी पॉजिटिव थे, and in most of the cases we have been handsomely rewarded. Orient Paper was one of the stocks. Sugar stocks में हम लोग bullish थे, मगर हम लोग अब यहाँ पर जो है सारे ये stocks जो हैं वो तकरीबन 25 से लेके 40% बढ़ गए हैं पिछले 1 महीने में। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का जो है वो थोड़ा सा जो हमारा एम्फेसिस है वो वहाँ पे है, रादर देन लुकिंग फॉर फ्रेश मिड कैप्स टू एंटर। जी सुमित, आदित्य बिरला नोवो पर आपकी राय क्या रहेगी? आज डेरिवेटिव्स में भी काफी एक्टिव रहा है ये शेयर, अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है 5.5% अगेंस्ट के साथ, और आज ही नहीं बीते 6-7 सत्रों से ये लगातार चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? आई थिंक दीपाली एक बार बाय करके काम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग किसी ने लॉन्ग करके रखा हुआ है तो वो भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर अच्छा मूव देखने को मिला, और आफ्टर लॉन्ग टाइम जो कंसोलिडेशन रेंज है उसका भी एक ब्रेकआउट सा देखने को मिल रहा है। अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो यहाँ से करीब 80 से 100 रुपए का मूव और देखने को मिल सकता है, यानी 101517 के जो भी प्राइसेस चल रहे हैं, यहाँ से 80 से 100 रुपए का मूव का मतलब हो गया 1100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी ने फ्रेश बाय करना है तो ये फ्रेश बाई के लिए भी स्टॉक सही है, और एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग कर रखे हैं वो बिल्कुल होल्ड करें। स्टॉप लॉस इसके अंदर जो बैठेगा ट्रेलिंग एसएल वो है 980 990 के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज 980 के एसएल के साथ फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करें, और एग्जिस्टिंग जो भी लॉन्ग कर रखा है उसमें 980 का एसएल लगा के रखें। इस बीच आप 1-2 स्टॉक्स को और देखिए जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है।
मैं जरा एक बार फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप में चलूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को जरा वॉल्यूम्स वाली ट्रजेक्टरी को देखूँ, एग्जैक्टिव वॉल्यूम्स कहाँ पर हैं। काफ़ी आज मेक मनी ऑर्गेनिक्स देखिए 44.15 पे करीब 7.5% ऊपर, जोरदार तेज़ी यहाँ पे। IBL का दीपाली जिक्र कर चुकी हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मेक मनी ऑर्गेनिक्स के बाद इंडिया बुल्स होलसेल सर्विसेज, ये भी तेज़ है। यूनियन बैंक्स यहाँ पे अगर आप देखें तेज़ है। एक बार मोनसेंटो को भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, अगर आप देखें 2320 137 रुपये नीचे कारोबार कर रहे हैं। और कुछ काउंटर जहाँ पे तेज़ी है उसमें आप एक ट्राइगेन टेक्नोलॉजीज़ को देखिए करीब 17 रुपये ऊपर, 20% ऊपर। आई थिंक ट्राइगेन जियम ये स्टॉक जो है वो अपने आई थिंक जियम मल्टी ईयर हाई पे है। मल्टी ईयर क्या ऑलमोस्ट 13 साल के हाई पे कारोबार कर रहा है। ट्राइगेन को ट्रैक करते हैं आप? आई मीन एग्जैक्टली सुमित कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आई मीन जो मूव इस काउंटर में है, और आई थिंक एक टिपिकल ट्रेड है ये। आई मीन एग्रेसिव ट्रेड, स्पेकुलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा है। वीरेंद्र सी रेगुलरली तो स्टॉक को ट्रैक नहीं करते, अभी आपने नाम लिया तभी मैं इसमें देख रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी मुझे एक तो डेप्थ की कमी दिख रही है स्टॉक के अंदर, और सडन अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर ऑन द स्पॉट चार्ट में देखेंगे तो नो डाउट स्टॉक ने हाई लगा दिया है और एकदम लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग वालों को होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश लॉन्ग एक बार वेट करें, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट भी दिख रहा है और पिछले करीब 10 से 15 दिनों से कंटिन्यूसली वन साइड मूव देखने को मिला है, और आज कुछ एक स्पेशल मूव देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी प्रेजेंट लेवल्स पे, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग को बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि अगर रैली कंटिन्यू होती है तो शायद हो सकता है प्रेजेंट लेवल से 10 से 15% का मिनिमम मूव और देखने को मिल सकता है। जी, इस बीच आज के सेशन में सिलेक्टिव सीमेंट स्टॉक से जोरदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अभी भी श्री सीमेंट आपने देखा भी था अपनी स्क्रीन पर, दिन के उच्चतम स्तरों पर ये स्टॉक आ चुका है। ACC अल्ट्राटेक जैसे शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक से जो कि तेजी दिखा रहे हैं। 3% ऊपर श्री सीमेंट है, ककातिया सीमेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। कुछ देर पहले वीरेंद्र ने सागर सीमेंट का जिक्र किया, तो यहाँ भी जोरदार मजबूती बनी हुई है। तो सीमेंट स्टॉक्स लगातार हमने देखा है कि अच्छे ट्रेंड में रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स भी इन्होंने अपने निवेशकों को डिलीवर किए हैं। लेकिन हमें तभी आपकी चॉइसेस क्या है? प्रोसेसली छोटे सीमेंट स्टॉक्स, क्योंकि जो रिटर्न्स आए हैं बीते 1.5-2 महीने में इन छोटे सीमेंट शेयरों की ओर से वो काफी ह्यूज रहे हैं। यहाँ पर आकर प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, या फिर जो तेजी बनी है इन शेयरों में वो अभी भी आगे भी कंटिन्यू कर सकती है? जी, आई थिंक दीपाली, अगर आप पिछले 2-3 महीने का ट्रेंड देखें तो सबसे पहले जो है लार्ज कैप्स सीमेंट स्टॉक्स में हमने रैली देखी थी, और जब वो रैली जो है वो थोड़ी जो है वो सैचुरेट होने लगी, तो हमने देखा कि जो मनी जो है इट इज़ फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स हैं वो चलने शुरू हो गए। और अब जो है वो जहां लार्ज कैप्स जो हैं वो मोर और लेस बिल्कुल स्टैग्नेट हो चुके हैं, स्मॉल कैप्स में अभी भी कुछ केसेस में, जैसे आपने बताया ककाटिया सीमेंट, सागर सीमेंट वगैरह में हम एक मूवमेंट देख रहे हैं। बट आई थिंक धीरे धीरे करके जो है वी आर नाउ गोइंग इनटू स्पेकुलेटिव रियल्म, और मॉनसून जो है वो बिल्कुल इस टाइम इट इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, और ऐसे में जो है वी ऑल नो कि नेक्स्ट 2 मंथ्स जो हैं वो सीमेंट डिमांड के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, सीमेंट प्राइसेस भी डाउन जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स जो हैं अब यहाँ पर एक ब्रीदर ले लेंगे, एंड इट इज़ बेस्ट टू बुक योर प्रॉफिट्स इन देम एंड देन लुक फॉर सम अदर बाइज। बट सीमेंट स्टॉक्स में मुझे यहाँ से रैली ज़्यादा कंटिन्यू होते नज़र नहीं आती। जी हाँ, चलिए इस बीच मैं लास्ट टाइम देखा था वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स, और अब देखता हूँ थोड़ा सा परसेंटेज गेनर्स में। इसमें एक और स्टॉक देखिए जो नया ऐड हुआ है, वो है न्यूलैंड लैब, 884 पर 12% ऊपर। आप देखिए चार्ट देखिए, प्राइस परफॉर्मेंस देखिए। अभी कुछ देर पहले आई थिंक हम एक्सट्रीम स्पेकुलेशन की जो बात कर रहे थे वो आपकी स्क्रीन पे है। 2 सेशन में आप देखें ये स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया। अभी 881 का प्राइस है, कल मॉर्निंग में इसका प्राइस था करीब 720 रुपये। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को इन स्टॉक्स से सिक्योर करके भी रखने की ज़रूरत है। और अगर आप देखिए कुछ काउंटर जहां पर मूव है, टाटा मोटर्स का जिक्र मैं कर चुका हूं, और छोटे स्टॉक्स में लार्ज कैप में बात करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। फिर आप देखिए पिरामिड एंटरप्राइजेस 1427, ये आज करीब 96 रुपये पर। गौरांग, आई थिंक इस पर आपका एक राय चाहूँगा। आई थिंक मैंने व्यू इस बीच BTSC रेट्स को देख लेते हैं एक बार आपकी जगह। गौरांग, मैं आप क्या चाहूँगा इस पर, लेकिन साक्षी से बात करता हूँ। साक्षी, बताइए कुछ BTSC रेट्स।
रितेश जैन की BTST ट्रेड्स के साथ हेक्सावेयर पर खरीदारी की सलाह है इनकी। टारगेट बताया 225 और स्टॉप लॉस बताया 212 का। अरविंद लिमिटेड पर भी ये खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। टारगेट उन्होंने बताया 320 का और स्टॉप लॉस बताया 301 का। इम्तियाज कुरैशी की तरफ से राय है, खरीदारी की सलाह है उनकी तरफ से SBI पर और उन्होंने टारगेट बताया 186 का, स्टॉप लॉस उन्होंने बताया 176 का। ONGC पर भी उनकी खरीदारी की ही सलाह है। टारगेट उन्होंने बताया 222 का और स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना होगा 209 का। मोदित गोयल की तरफ से 2 ट्रेड्स हैं, दोनों BTST ट्रेड्स हैं। IB हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें खरीदारी की सलाह के लिए, टारगेट उन्होंने बताया 745 के, स्टॉप लॉस बताया है नीचे में 718 का। इसके अलावा IRB इंफ्रा उनकी आखिरी पिक है, खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी है। टारगेट बताया 226 का, स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना होगा 218 का। जी, शुक्रिया साक्षी आपका। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं कल के पर्सपेक्टिव से, जहां आज आप खरीदारी कर सकते हैं, कल मुनाफा समेटें। मेटल स्टॉक्स में देखें तो आज के सत्र में हमने चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में खरीदारी देखी है। NMDC अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4.5% ऊपर है आज भी। टाटा स्टील दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है, हालांकि आधा % ऊपर है। हिंडाल्को में भी लोअर लेवल से रिकवरी आई है, अगेन ये भी डे हाई पर आ चुका है। सेल एक और स्टॉक है इसी पॉकेट से, जहां पर मजबूती सुबह से बनी हुई है, अभी भी 3% ऊपर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पर। टाटा स्पॉन्ज एक और शेयर। तो ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो हरे निशान में आ चुके हैं और अपने डे हाई की ओर बढ़ रहे हैं। सेल भी करीब 3% ऊपर है, टाटा स्पॉन्ज भी 3-3.25% गेंस लेकर कामकाज कर रहा है। मेटल्स पर अभी आपकी राय क्या है अमित? 2-2.5 महीने की अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ा सा ये स्टॉक थकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो तेजी थी वो ओवरडन हो चुकी है या फिर यहाँ से भी परफॉर्मेंस बाकी है इन शेयरों में? दीपाली, अगर आप बेसिक मेटल प्राइसेस को अगर आप देखें, चाहे वो कॉपर है, चाहे निकल है, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, तकरीबन सभी बेस मेटल्स जो हैं वो अपने अप्रैल हाई से जो हैं तकरीबन 5 से लेके 12-13% तक सब डाउन हो चुके हैं। सो आई थिंक यहाँ पर जो है वो स्टॉक्स में जो है हम थोड़ा सा लैगिंग इफेक्ट देखते हैं। बेस मेटल्स के प्राइसेस जब गिर रहे थे तो यहाँ पर स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा उसके बाद तक भी गिरते रहे, और यहाँ पे जब वो बढ़ना अब बंद हो चुके हैं तो अभी भी स्टॉक्स जो हैं वो कुछ समय पहले तक काफ़ी रोबस्ट थे स्टॉक प्राइसेस। बट आई थिंक कंसिडरिंग कि बेस मेटल्स में अभी काफ़ी वीकनेस आ चुकी है, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी कोई ज़्यादा अपसाइड शेष नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर भी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग इज़ प्रोबेबली द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। गौरव, मैं पिरामिड एंटरप्राइजेस से बात करना चाह रहा था आपसे। आई मीन बहुत इश्यूज़ के चलते आई थिंक ये स्टॉक कभी अच्छा भी माना गया, कई इश्यूज़ के चलते अच्छा नहीं भी माना गया। बहुत सारी इन्होंने डील्स में एंटर किया, फिर एग्जिट किया, बड़े प्रॉफिटेबल डील्स रहीं, लेकिन आपने इन्वेस्टर को भागीदार नहीं बनाया उसमें। अब बहुत सारे इश्यूज़ देखे, उसको छोड़ देते हैं फॉर द टाइमिंग। अब इस प्राइस पर 2003 में इस स्टॉक ने 75 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आज 1431 है आई थिंक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ CY16। क्या कहते हैं, आई मीन 1430 पे अब एक जेन्युइन इन्वेस्टर को प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? वेल, अगर आप ज़्यादा लालच नहीं रखते तो मैं तो कवायद करूँगा कि आप जो भी है मुनाफा बांध लें, और अलग अलग कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स और अनाउंसमेंट्स के दौर से गुजरा हुआ ये स्टॉक है पिरामिड एंटरप्राइजेस। और जिस तरीके से आपने सही जिक्र किया वीरेंद्र कि इन्वेस्टर्स को साथ में नहीं लेके चले और इन्वेस्टर्स को हित को भी ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा, लेकिन उसी के साथ इन्वेस्टर्स के लिए जो पूंजी खड़ी की है, जो भी समय सीमा से ये ऊपर के तरफ के दायरे बनाया है, आई थिंक एक बहुत ही बेहतर रिटर्न इस कंपनी ने खड़ा करके दिया है। अगर लंबी अवधि के नज़रिए से आपने यहाँ पर निवेश किया है तो आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटीज आर देयर। जब तक क्लैरिटी नहीं आती आने वाले समय में आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, तब तक मेरे ख्याल से आपके पास और भी विकल्प है बाजार में जहां पर आप निवेशक कर सकते हैं। जी, इसके अलावा कल पराग मिल की लिस्टिंग भी होगी, और हाल ही में जो IPO आया था 760 करोड़ के IPO, इसका टाइमलाइन भी कंपनी ने एक्सटेंड किया था। जब एक्सटेंड किया था तो जो प्राइस था उसको भी कम किया था, और जो इशू प्राइस फाइनल था वो 227 के आसपास का तय किया है कंपनी ने। जो रिस्पॉन्स था रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से वो ठीक ठाक था, करीब 2.25 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन इस IPO को मिला था। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी और अच्छे और एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं इस पूरे ही सेगमेंट में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो देखना होगा कल की लिस्टिंग कैसी होगी, लेकिन विरेंद्र हाल की जो लिस्टिंग्स रही हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग रही है। हालांकि वो फिनेंशियल स्पेस के रही हैं, उनसे होप्स भी काफ़ी हाई थी, और पराग मिल्क थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट जरूर है, लेकिन अब तक का जो लिस्टिंग का ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए देखना होगा कैसी लिस्टिंग होती है। देखिए अब ये तो वक्त ही बताएगा दीपाली, अब तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रिस्पांस बहुत ठंडा था, आपको मालूम होगा। जी, इसी वजह से एक्सटेंड भी किया था इसका टाइमलाइन।
घी निकलेगा इसमें से कल या फिर ये फटेगा कल, क्या कहते हैं आप? फटे ना तो अच्छा, अगर फट जाए तो उसका पनीर भी बना सकते हैं आप। लेकिन ये जो अभी दीपाली जिक्र कर रहे थे हाल ही की लिस्टिंग के बारे में, तो एक क्षेत्र पर नज़र डालना चाहूँगा आपकी, वो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज MFC। उज्जीवी पर हमारी खरीदारी की सब्सक्राइब की राय थी और मैं मानता हूँ वीरेंद्र के अगर बारिश का मौसम अच्छा हो गया तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए और इस सेक्टर के लिए बहुत ही बेहतर समय आ सकता है आने वाले समय में। जी चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप देखें इस बीच निफ्टी को देखिए पहले, निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। आज का डे लो था 7810 7876 पे, यानी ऑलमोस्ट 66 अंकों की रिकवरी है डे लो से। SBI आपके स्क्रीन पे 3 रुपये ऊपर। आज आई थिंक सबसे बड़ी स्टोरी आज की यही थी। उसके बाद ल्यूपिन एक स्मार्ट रिकवरी है, आप देखें 1600 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल इसने पार किया। ONGC क्रूड के फुलबैक के साथ इसने अपनी आज कहीं ना कहीं प्रेजेंस फील कराई। L&T ने लॉस्ट ग्राउंड फिर सिक्योर किया अपना 1300 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल। HCL टेक्नोलॉजीज मिड कैप IT, ये लार्ज कैप IT में 2-3 दिन से हरकत में है। और HCL टेक्नोलॉजीज के बाद एक दो स्टॉक्स को और देखिए आप, ITC ये करीब 3.25 रुपये ऊपर रहा 333 के स्तर पे, और विंडो फार्मा करीब 5.5 रुपये ऊपर 781 के स्तर पे, और टाटा स्टील लगभग 2 रुपये ऊपर आज 329 रुपये के स्तर पे। और देखिए ये लेटर हाफ की रिकवरी जो थी वो बैंकों के नाम रही। बॉश आपकी स्क्रीन पे 583 रुपये आज नीचे रहा, करीब 3.25% का नुकसान यहाँ पे था। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट लास्ट हफ्ते अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा रिप्लेस होता हुआ आज। और हीरो मोटोकॉर्प अगर आप देखें 2880 के स्तर पे 52 रुपये नीचे, बजाज ऑटो लगभग 41 रुपये नीचे, यानी टू व्हीलर स्पेस के दो दिग्गज आज यू टर्न लेते हुए। BPCL अगर आप देखें 13 रुपये नीचे रहा आज मजबूत क्रूड के चलते। और टाटा मोटर्स DVR ये आपकी स्क्रीन पर करीब 18 रुपये नीचे। BPCL भी अगर आप देखें करीब 18 रुपये नीचे रहा। और टाटा मोटर्स DVR दोनों ही स्टॉक्स आज सॉफ्टनेस के साथ बंद होने की कगार पे। PNB अगर आप देखें आज की, देखिए किसे कहते हैं, आई मीन एज ए शॉर्ट होल्डर ना, मैं मान लीजिए इस पर करीब बनाने की कोशिश करता भी, मान लीजिए मंदरिया हूँ मैं, जगह ही नहीं थी, स्कोप ही नहीं था। मैं 12:30 के आसपास इसके आंकड़े देख रहा था। टॉप गेनर एज फार एज OI इज कंसर्न 35 लाख शुरू एडिशन, दैट मीन्स आज ट्रेडर इसमें मुनाफा ढूंढ रहा था पैथेटिक नंबर्स के साथ। वो कह रहा था कि नहीं यार जितना गिरना था गिर गया, अब पुल बैक आजमाओ। देखिए करीब 76.45 पर 3.25 रुपये पर रहा। मार्केट क्लोज हो चुका है। निफ्टी करीब 18 अंक नीचे 7872 की ट्रैजेक्टरी में। कुछ और काउंटर, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक जिन्होंने आज पुल बैक दर्ज किया। यूनियन बैंक लगभग 3 रुपये ऊपर रहा 111 के स्तर पर। यूको बैंक करीब 35 के स्तर पर 1 रुपये ऊपर। और कैनरा बैंक करीब 4 रुपये 65 पैसे ऊपर। तो जिससे सबसे ज्यादा डर था वही आज बेडर होके चल रहा था। बिल्कुल, वो था बैंकिंग। और सबसे बड़ा एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक, SBI जैसे स्टॉक्स, ये मिड कैप के गेनर्स हैं, यानी वो स्टॉक्स जिन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। पिरामल एंटरप्राइजेस, AB नोवो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सिंडिकेट बैंक, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे। कुछ और शेयर जहां पर खरीदारी दिखी मिड कैप पॉकेट्स, उनमें आप देखिए सुजलॉन एनर्जी को, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, पूरा ही मिड कैप PSU बैंक में स्पेशली आखिरी के घंटों में जोरदार मोमेंटम दिखाता है। ये 0 शेयर्स है जिनकी ओर से परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट निराशा की आज के सत्र में। मदरसन सुमी कल का 9% का उछाल, आज 5% की बिकवाली के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ। IGL, थर्मैक्स, भारत फोर्ज, डिवीज लैब आज चुनिंदा। ऑटो एंड सर्विस स्टॉक्स में काफी प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। डिवीज लैब 1.5% 2% नीचे गिरकर बंद हुआ। ये कुछ वो प्रिसाइज स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से जिन्होंने जोरदार तेजी आज के सत्र में दिखाई, जिन्होंने आज दलाल स्ट्रीट पर धमाल मचाया। GTC इंडस्ट्रीज 20% के अपर सर्किट पर क्लोज। टाटा मेटलिक्स सुबह से ही 20% के अपर सर्किट पर था। ट्राइगन अभी जिक्र भी किया था, अगेन 20% का उछाल। काया आज सुबह फास्ट मनी शो का EPS शेयर भी था, 13% की मजबूती लेकर ये स्टॉक क्लोज हुआ। नाहर पॉली को भी 9:30 बजे सुबह सुपर शेयर के तौर पर बताया गया था। अगेन स्टॉक की ओर से भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हुए दिखे। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट, सुब्रोज, बालाजी अमाइंस, जोसिल और MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ये कुछ और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे आज के प्रिसाइसली स्मॉल कैप कैटेगरी से, जहां पर जोरदार मोमेंटम दिखा। SG एल्यूमिनियम, नंदन डेनिम, यूनिकम लैबोरेटरीज, कल्पतरुपार और RSWM जहां पर जोरदार तेजी आज के सत्र में दिखी। फास्ट मनी के कॉज देख लेते हैं। EPS शेयर हमने अभी आपको बताया भी, जहां पर जोरदार मजबूती दिखी, अपने टारगेट्स को अचीव किया। इसके अलावा महिंद्रा हॉलीडेज, इंटेलेक्ट डिजाइन, डॉल्फिन ऑफशोर, वोल्टास, ये कुछ और आइडियाज थे आज के सत्र के जिन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया, फिर अपने लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंचे। SBT, SBM, टोरेंट पावर, बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ये कुछ और परफॉर्मर्स आज के सत्र के फास्ट मनी शो के। हर रोज 7:30 से 8 के दौरान ये चुनिंदा स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं।